let's start with second chapter of business environment, that is industrial policy and regulatory structure। मतलब क्या है कि जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लस जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री को मैनेज करता है उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है कि जो भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर रेगुलेटरी सिस्टम है गवर्नमेंट के, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैसी होनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, कौन सी प्राइवेट सेक्टर के अंडर होनी चाहिए, कौन सी उनकी इकट्ठे होनी चाहिए, ठीक है, तो सेमी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर आते हैं। द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन अ प्लान इकोनॉमी लाइक इंडिया टिल लिबरलाइजेशन केम, जब लिबरलाइजेशन वगैरह हुई थी, ठीक है, तब वहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमें देखना था कौन सी कंपनी को हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आएगी। ये सारी हमारी जो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह वो उनको चेक करती है, जैसे होती है हमारी सेबी होती है, ठीक है, हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये इनको रेगुलेट करती है। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। इट ट्राइज फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, दैट इज इट ट्राइज टू इंश्योर दैट इंडस्ट्रीज आर नॉट क्लस्टर्ड इन अ स्पेसिफिक एरियाज। बेसिकली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कि जो भी हम कहीं पे भी क्लस्टर ना बने जो है इंडस्ट्रीज का, ठीक है, सब जगह सब बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए ओवरऑल द कंट्री। It tries to ensure that the scarce resources of the nation are utilized in the interest of, कि जो भी हमारे नेशन के रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशन के बेनिफिट के लिए ही यूज्ड हो। It tries to create employment opportunities, कि सब जगह employment opportunities पूरी कंट्री में डेवलप हो। It provides enough power to the government to regulate the industry. It checks the concentration of economic power in the few hands, कि किसी के में मोनोपोली ना हो जाए, ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ें चेक करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसका ऑब्जेक्टिव होता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। इट क्लियरली डेमोक्रेट्स द एरिया वेयर द गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट एंड वेयर द प्राइवेट सेक्टर विल इन्वेस्ट, में गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, तो वो सेग्रीगेट करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इट इंश्योर दैट देयर इज नो फ्लाइट ऑफ कैपिटल। इट एम्स ऑफ प्रोवाइडिंग जर्मिनल इंडियन इंडस्ट्री इनफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द मल्टीनेशनल्स, की जो भी हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रॉपर मिले, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के रिगार्डिंग वो हार्म ना करे, हमारी इंडस्ट्री को हार्म ना करे। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू विच इंडस्ट्री दे हैव टू लैंड लिबरली एंड वेयर हैव टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। और ये हमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो हेल्प करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कि कहाँ पे उन्होंने लोन प्रोवाइड ज़्यादा करना है और कहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन करनी है, ये सारी चीज़ें। डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी थी, दैट इज़ इन 1948। तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री जो पॉलिसी है 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। वो कौन सी थी, इंडस्ट्री वेयर द स्टेट हैड मोनोपोली, जो स्टेट की मोनोपोली थी वो कौन सी थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेल एंड ट्रांसपोर्ट। न्यू इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट 6 इंडस्ट्री थी, वहाँ पे कौन सी थी, कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे ये इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का ही हाथ था। यही चेक करते थे कि हाँ ये उन्होंने कि जो भी हमारे टेलीफोन व्हीकल या शिप बिल्डिंग कोई भी हमारे ये ऑयल स्टील ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, दीज इंडस्ट्रीज वर रेगुलेटरी डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट की कौन सी थी, हैवी केमिकल्स, हैवी मशीनरी, हैवी टूल्स, फर्टिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, शुगर, पेपर, सीमेंट वगैरह, ये सारी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर थी। और जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी, जो रिमेनिंग थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, इसमें क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो उसको स्पीड अप करना है, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा एक्सपेंड करना है, हैवी मशीनरी वगैरह इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करना है, और जो कंसंट्रेशन वगैरह है कि कुछ इकोनॉमिक पार या किसी हाथ में ना आए, ठीक है, उसको चेक करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी। फिर थी डिसइक्विलिब्रियम ना हो इनकम और वेल्थ का। फिर था कॉर्पोरेट सेक्टर को बिल्ड करना,
और कॉटेज जो हमारी कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको डेवलप करना, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो ओवरऑल कंट्री में। फीचर्स क्या थे? मोनोपोली ऑफ स्टेट, मिक्स्ड सेक्टर, इंडस्ट्रियल लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो मोनोपोली ऑफ स्टेट थी वो कौन से थे? लाइक जो हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल, हैवी मशीनरी वगैरह, यहाँ पे मोनोपोली थी, रेलवे वगैरह गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक है। मिक्स सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये कौन से थे? जो भी हमारे सेक्टर थे जहाँ पे यू कैन से सी ट्रांसपोर्ट, मशीन टूल्स वगैरह, यहाँ पे हमारा मिक्स सेक्टर था, पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉम्बिनेशन। और जो इंडस्ट्रीज लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर थी वो क्या था? कोई भी हम लाइसेंसिंग के थ्रू कर सकते थे वो रिमेनिंग जो इंडस्ट्री थी। एंड आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977, वो कौन सी थी? जो कि उनके मेन 3 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, और दैट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वाइड स्केल। टाइनी सेक्टर इंडस्ट्री बेसिकली ये थी जो स्मॉल स्केल को डेवलप करने के लिए। टाइनी सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री यूनिट्स इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंप्राइजिंग इंडस्ट्री यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख। तो ये सारी हमारी क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए थी, जो हमारी 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए थी, वो कौन सी थी? हमारी बेसिक इंडस्ट्री, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल, ठीक है। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, हाई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग। फिर थी अदर इंडस्ट्रीज वर आउटसाइड लिस्ट रिजर्व फ्रॉम स्मॉल सेक्टर की, कुछ जो अलग होती हैं वो कौन सी थी? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह। फिर लार्ज बिजनेस हाउसेस थे जो मीडियम और स्मॉल से बड़े होते हैं, वो इंडस्ट्रीज कौन सी थी? ठीक है। इंटरनली जनरेटेड रिसोर्सेज या फाइनेंसिंग न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन एक्सिस्टिंग वन, तो यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड करने इनको। पब्लिक सेक्टर वगैरह में क्या था? द जनता गवर्नमेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड व्हेन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इट फेल्ट दैट द पब्लिक सेक्टर शुड नॉट बी कन्फाइंड टू इट्स रोल ऑफ strategic and heavy goods, but was to view the public sector view foray of the consumer goods। कि बेसिकली जो जनता गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ हैवी गुड्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, बाकी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी डेवलपमेंट उन्होंने की। देन है अप्रोच टुवर्ड्स 6 यूनिट्स की, जो हमारी 6 यूनिट्स हैं, जो भी अगर कुछ ख़त्म हो रहे हैं यूनिट्स उनको डेवलप करना। फिर था असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑन वन हैंड एंड एज इंटेंडेड इट फेल टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज एंड मल्टीनेशनल। This is despite the fact that the expansion was restricted for big business houses because they were denied any help from the public financial institutions। जो भी हमारी 77 की इंडस्ट्री वो फेल हो गई थी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ना ही वो रिस्ट्रिक्ट कर पाए मल्टीनेशनल्स की ग्रोथ को, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की असेसमेंट थी 77 की। फिर आती है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव ने अनाउंस की थी, ठीक है। उसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, मतलब कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बैलेंस्ड हो, प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर हो, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, डीरेगुलेट द डी लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, लाइसेंसिंग सिस्टम ख़त्म कर दिया, to invite foreign capital for industrial and to boost exports, R&D को encourage करना, to link Indian economy with global economy, encouraging big business house, increase competitiveness, rapid development। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। रेडिकल स्टेप्स जो भी हम लिए गए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन सा था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी एंड MRTP। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टेप्स लिए गए हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। कोई भी जैसे लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इज कंपल्सरी, और बट कुछ जो चीज़ें हैं उसमें कंपल्सरी रखे, वो कौन से थे?
अल्कोहल ड्रिंक्स में, सिगरेट, टबैको मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट में, एक्सप्लोजिव जो भी या सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर वगैरह, वहाँ पे भी लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड था, हजार्डस केमिकल्स वगैरह, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल थी, दैट वाज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ ये 6 जो आइटम्स हैं वो इंक्लूडेड थी लाइसेंसिंग में। फिर आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ज़्यादा उन्होंने एम्फेसिस किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा पार्ट, ये FDIs वगैरह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड की गई, ठीक है। इसमें सारी डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ की, ताकि MNCs वगैरह ओपन हो, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो। फिर फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट्स किए गए डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज़ का या डिफरेंट फर्म्स के बीच में, ताकि नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आए। देन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, उसमें क्या था, सिंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी द पब्लिक सेक्टर वाज प्लेइंग द strategic role in Indian economy, where the enjoying the preferential treatment from government and played significant role in GDP। जो भी गवर्नमेंट के भी उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ज़्यादा डेवलप किया गया हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। MRTP एक्ट था, उसको रिमूव किया गया, ठीक है। वो क्या था, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि वो बाकी फर्म्स को भी परमिशन मिले। फिर आता है हमारा अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो अप्रेजल क्या है, जो द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन न्यू एक्सपीरियंस फॉर इंडिया। On the one hand, it provided a conducive environment to the industry, allowing it to the spread if it wings, and on the other hand, it opened the doors for MNCs, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ओपन MNCs के लिए डोर ओपन किया गया, ताकि हमारी जो इंडिया की फर्म्स हैं उनकी ग्रोथ हो और उनको हेल्प मिली बाकी जो डेवलपमेंट के लिए, प्लस उनके एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। ये स्टॉक एक्सचेंज कौन सी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है कि जो भी हमारी कंट्रीज़ के जो जैसे गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, इनके शेयर्स वगैरह वो सेल परचेज होते हैं, तो ये किसके थ्रू होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं। तो वो जो भी मैनेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। द इमर्जेंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स can be traced back to the second half of the 18th century, when the transaction were limited to the long stock transaction of East India Company. By 1830s, some corporate stocks has emerged due to the economic boom and establishment of textile mills. Stock exchange basically क्या है, any body of individuals whether incorporated or constituted for the purpose of assisting regulate, कि बेसिकली जो रेगुलेट करते हैं, सारा कंट्रोल करते हैं, वो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये डेफिनेशन क्या है कि जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है। वो होती है स्टॉक एक्सचेंज, जब हमने सिक्योरिटीज वगैरह बाय सेल या डील करना है उनके साथ, और वो उस चीज़ को रेगुलेट और असिस्ट करते हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कौन सी है हमारी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज़ वेरी ओल्ड वन, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फेमस भी यही है BSE, और हमारी जो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है, और एशिया की हमारी जो NSE है वो इनकॉर्पोरेटेड इन नवंबर 92। हमारी जो BSE है वो ज़्यादा ओल्ड है, और हमारी जो NSE है दैट इज़ न्यू वन, ठीक है, एंड विद एन इक्विटी कैपिटल ऑफ 25 करोड़। फिर हमारी जो थर्ड वाली आती है वो होती है कौन सी, हमारी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें कौन सी है ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ, हम इसको कहते हैं जहाँ पे हमारी यू कैन से द डिफरेंट हमारी जो ये होते हैं
डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारी जो छोटी छोटी एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, OTCs हम इसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट, वो अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज नेशनल एंड रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी होती हैं। वो कौन सी हमारी अहमदाबाद, बेंगलोर वगैरह, ये हमारी डिफरेंट, ये 19 हमारी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। देन हमारी रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, The Securities Contract Regulation Act 1956 provides the inter alia of recognition of stock exchange and regulation of their functioning, licensing, dealer, and recognition of contract, controlling speculation, restriction rights and equitable holder of shares, and empowering the government to compel any public limited company to get its share। जो स्टॉक एक्सचेंज की जो रिकग्निशन वो कैसे मिली, ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज़ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हमने जब सेल वगैरह की है जो सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो वो किसके अंडर है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर थे। तो वहाँ पे उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये एक्सचेंजेस को रिकग्निशन मिली। इसमें क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, हम लिस्ट करते हैं, आप भी देखते हो कभी कि शेयर मार्केट इतनी हाई चली गई, लो चली गई है, वो शेयर प्राइसेस होते हैं जो हमारे मार्केट को अप या डाउन करवाते हैं। फिर आते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टिंग कंपनीज, कौन सी है, सब्जेक्ट देमसेल्फ टू वेरियस रेगुलेटरी सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं, that should be according to the regulatory measures of SEBI and stock exchange, और उनको पूरे बुक्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते पड़ते हैं, और प्रॉपर उनको एनुअल जनरल मीटिंग्स, एनुअल रिपोर्ट्स मेंटेन करनी पड़ती है, शेयर होल्डर्स को भेजनी पड़ती है, एंड प्लेस देयर सिक्योरिटीज विद द पब्लिक ऑल्सो।